नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक और मेरे साथ है सीनियर एडवोकेट कपिल सांखला। आज हम बात करते हैं कानपुर मसले की। दरअसल कानपुर में हम सबने देखा किस तरह से 200 करोड़ रुपए वहां से सीज हुए और लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसीज कर रही है। न सिर्फ जो जीएसटी है डिपार्टमेंट वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बल्कि अब आईटी डिपार्टमेंट और आने वाले समय में ईडी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। पीयूष जैन बिजनेसमैन है, इतना पैसा कहाँ से आ गया? ऑब्वियसली वे जांच होगी। आय से अधिक संपत्ति का मामला इसमें दर्ज हो चुका है। ऐसे में क्या लीगल इसमें एक तरह से कहा जाए ये रहेगा पूरा मामला? क्या कानूनी पहलू क्या है इसका? ये जो इतना पैसा ज़ब्त हुआ है, ये कहाँ जाएगा इतना पैसा? क्या वाक़ई आय से अधिक संपत्ति का मामला बनेगा या नहीं बनेगा? किस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, बात करते हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। नमस्कार। सर, पूछना चाहूँगा आपसे पहला सवाल। पीयूष जैन जो कि एक बिज़नेसमैन है, हम लोग खबर उसकी लगातार देख भी रहे हैं। इतना पैसा एक तो मिला, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चलेगी और कौन-कौन सी एजेंसीज़ इसमें जो है वो सम्मिलित होंगी? देखिए, अभी तो ये सीधा जीएसटी का मामला है और जीएसटी का मामला अपने में बहुत हल्का मामला नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो थी, आप ये सोच लीजिए कि इनकम टैक्स अथॉरिटी और प्रोसिक्यूशन को मिला के जो जीएसटी का ये डिपार्टमेंट होता है, इसके पास बहुत पावर होती है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी मँगा सकती है। कोई स्टेटमेंट अगर अक्यूज़ से लिख ली गई है, तो अक्यूज़ की स्टेटमेंट को कोर्ट में यूज़ किया जा सकता है। तो पावर्स बहुत वास्ट होती हैं, इन्वेस्टिगेशन की पावर्स बहुत वास्ट होती है, बहुत साइंटिफिक और एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन करती है। फोरेंसिक ऑडिटिंग बहुत तगड़ी तरह से यूज़ करती हैं, तो पैसा कहाँ गया, ट्रेल मेल कहाँ पे गई। ये केस आपको भी पता है कि ये पहले एक एक और कंपनी थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे रेड हुई थी और उसके बाद वहाँ से पता चला कि कहाँ-कहाँ पे पाउच बिकते हैं और जहाँ-जहाँ पे वो पाउच बिकते हैं, कैश की ट्रांज़ैक्शन को पकड़ के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के पास पहुँचे, फ्रेग्रेंस कंपनीज़ के पास पहुँचे वगैरह। बेल्स भी अभी काफ़ी पेंडिंग है। तो पहले तो हो गया जीएसटी का मामला। उसके बाद आप ये भी मान के चलिए कि क्योंकि ये पैसा रोटेट हो रहा था, काले पैसे को सफ़ेद पैसा बनाया जा रहा था, तो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इसमें लगेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, बहुत तगड़ा एक्ट है। उसकी भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होती है और उसकी भी जो केस चलता है, वो स्पेशल कोर्ट के पास होता है। जैसे कि ईडी का केस जो होगा, ये एक स्पेशल कोर्ट के पास चलेगा। जीएसटी का केस एक स्पेशल कोर्ट के पास चलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है, ईडी इसमें ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगा ही होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आप भी जानते हैं कि वो बेसिकली फाइन पे ज़्यादा वो होती है, फोरफिशर और फाइन। मतलब जो काला धन है, वो सरकार ले सकती है और उस पे फाइन भी इम्पोज़ कर सकती है। तो काफ़ी अलग-अलग जे एजेंसियाँ इसमें घुस गई हैं और घुस रही हैं और ये तो कहते हैं ना कि जैसे 10% सिर्फ़ बर्फ़ दिखती है, बाकी पानी के अंदर होती है। तो अभी 90% तो अभी देखना बाकी है कि और कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं इसमें। सर, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो जाए, मान लीजिए 200 करोड़ अभी उनके पास से मिले हैं और अ, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए गए और कुछ अमाउंट व्हाइट में ये तब्दील हो जाए, यानी कि अगर ये कहा जाए कि भई 100 करोड़ व्हाइट का है, तो ऐसे में तो 100 करोड़ के ऊपर सारी कार्रवाई होगी ना? देखिए, एकदम सही कह रहे हैं, इसमें 2 पार्ट हैं। एक ये बात है कि जीएसटी एक्ट में जब केस चल रहा है, तो उससे पहले शो कॉज़ नोटिस जाएगा। शो कॉज़ नोटिस में ये पूछा जाएगा कि आप बताइए ये पैसा कहाँ गया, कैसे आया, किधर गया, कहाँ था? जहाँ उनको ये पता चलता है, इन्फॉर्मेशन आती है उनके पास कि यहाँ पे काला धन पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो रेड भी कर सकते हैं। अब 2 चीज़ें ये हुई कि एक, क्या किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल के पास इतना कैश इन हैंड होना लीगल है या नहीं है? हुँ। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि इंडिविजुअल के पास कैश इन हैंड होना कितना अलाउड है, क्योंकि आपको मालूम है 20-25 हज़ार है और कंपनी के पास हायर हो सकता है, पर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। हुँ, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ये सीज होने के बाद हुँ। मैटर ऑफ ट्रायल होगा कि वो इस स्टेज पे ये बताएं कि देखिए ये पैसा यहाँ था, फलाने-फलाने जगह पे था, यहाँ हमने डिस्क्लोज़ कर रखा था या इससे पैसा हमने उधार ले रखा था वगैरह-वगैरह। ये सेकंड स्टेज होगी। तो प्रोसिक्यूशन पहले तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आया, इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट ने वो पैसा सीज कर लिया। अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आएगा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो ये मैटर अब कोर्ट पे जाएगा, तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लड़ेगी कि ये पैसा रिलीज नहीं होना चाहिए, वो ऑफकोर्स लड़ेगी पैसा रिलीज होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये बोले कि जी ये जो पैसा है, ये सुपरदारी में आप हमारे नाम छोड़ दीजिएगा, हम इसका ध्यान रखेंगे, जब इसकी गारंटी एश्योरेंस दे देंगे और जब भी आप अगर केस हार जाते हैं तो सरकार ये पैसा वापस मालखाने में या ट्रेजरी में जमा कर देगी। तो अभी ये भी हो सकता है और इसके होने के चांसेस बड़े स्ट्रांग हैं।
कि सरकार बोले कि ये पैसा हम यूटिलाइज कर लेंगे और जब जरूरत होगी पैसा ले आएंगे, क्योंकि नोट जरूरी नहीं है, अमाउंट जरूरी है। जैसे डिस्प्रोपोर्शनेट असेट डीए के केसेस में होता है ना, कि जो नोट होते हैं, नोट के नंबर जरूरी होते हैं, तो वो पैसा माल खाने में वही का वही नोट रखना जरूरी होता है। इसमें तो वो जरूरी बात नहीं। जी एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जैसे एक तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये तो सीधा सीधा मामला लग रहा है कि आपकी आय से अधिक संपत्ति का मामला लग रहा है, जो अभी तक समझ में आ रही है कि इतना आपके पास ह्यूज कैश है और इसमें आप टैक्सेस चोरी का मामला लग रहा है बहुत क्लियर कट, और ये इनिशियली प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में जो एक्ट्स इसमें चलेंगे, जैसे आपने कहा कि आईटी एक्ट इसमें लगेगा, इसमें पीएमएलए एक्ट लगेगा, इसमें आईपीसी की धाराएं लगेगी, और ये आम लोग भी जानना चाहेंगे कि इतना पैसा अगर है तो वो जब्त होगा किस, उसका प्रोसेस क्या होता है, कहाँ जब्त होता है, और उसके बाद कैसे ये क्या वाकई स्टेट गवर्नमेंट इसको कल्याणकारी योजनाओं में लगाती है, या फिर ये पैसा जब तक डिसाइड नहीं हुआ था इसका क्या होता है? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले आप हम मान के चलें कि क्योंकि जो प्राइमरी एक्ट इसमें लग रहा है वो सीजीएसटी या जीएसटी एक्ट लग रहा है। जो सबसे प्राइमरी एक्ट है वो जीएसटी एक्ट हो गया, ठीक है ना। सर इसमें जानना चाहूंगा क्या प्रोविजन है, अगर एक एक लॉ को आप हमारे दर्शकों के लिए आसान तरीके से समझाएं कि जो अगर जीएसटी एक्ट लगेगा तो इसमें कितना फाइन होगा, क्या इसका प्रोसेस है? देखिए, इस तरह से मान के चलिए कि ये जो प्रावधान है, इसमें अगर पैसा किसी के पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो होता है अनकैलकुलेटेड होता है और आदमी अरेस्ट हो जाता है, तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक, इसमें जो बर्डन होता है वो बहुत हद तक अक्यूज के ऊपर होता है दिखाने का, क्योंकि इसमें जो उसकी स्टेटमेंट है वो उसके अगेंस्ट पढ़ी जा सकती है, को अक्यूज की स्टेटमेंट भी पढ़ी जा सकती है। 60 दिन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। 60 दिन के अंदर जो ये चार्जशीट होती है, चार्जशीट फाइल करनी होती है। 60 दिन तक जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट होती है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सेक्शन 132 के अंदर बेसिकली ये प्रोसिक्यूशन वगैरह हो रही होती है, जिसमें ये पैसा सीज भी किया जाता है वगैरह वगैरह। पीएमएलए एक्ट अलग होता है। अगर पीएमएलए एक्ट लग जाएगा तो पीएमएलए एक्ट में मिनिमम सजा 3 साल की है, मैक्सिमम ओके। सजा 10 साल की है। 7 से 10 साल तब होता है जब ये ड्रग्स और नारकोटिक्स के केसेस होते हैं, तो मान के चला जाता है 5 से 7 साल के अंडर अंडर की सजाएं पीएमएलए एक्ट में होती है। मैं आपको ये फिर से याद दिलाऊंगा क्योंकि ये जीएसटी का केस है, तो सबसे पहले तो इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट होगा, जो स्पेशल कोर्ट जीएसटी की अपनी होती है, वो इस पे प्रोसिक्यूशन करेगी, वो वहां पे ये मैटर चलेगा। अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो इनिशियली उसकी जो इनिशियल बेल है वो बहुत आसानी से नहीं होती है मैटर्स में। उसमें वो समय बिताया जाता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ये माना जाता है कि टैंपर किया जा सकता है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो बेल्स भी इतनी आराम 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 तरीके से नहीं होती, आसानी से नहीं होती है। और दूसरी बात ये भी होती है क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने दे रखी होती है वो स्टेटमेंट आपके खिलाफ भी पड़ी जाती है, और जो को अक्यूज की स्टेटमेंट है वो भी आपके खिलाफ पड़ी जाती है। तो इस वजह से अगर हम जीएसटी में माने तो बहुत स्ट्रांग हुआ। आईटी एक्ट, आप ऐसे सोचिए कि आईटी एक्ट को उन्होंने बाइट दे दी है। तो सजा कितनी हो सकती है? जैसे आपने कहा कि जो एक्स अमाउंट है टैक्स चोरी का, अगर ये अमाउंट माना जाए, ये मान लिया जाए कि 100 करोड़ टैक्स चोरी हुआ है, 100 करोड़, तो जी ऐसे में पैसा कहाँ जाएगा और सजा कितनी होगी? क्या सिर्फ फाइनेंशियल सजा होती है, या इसके अलावा कोई आपको कारागार में भी डाला जाता है? नहीं, इसमें कारागार में मैंने आपको बोला 3 साल की मिनिमम सजा है। 7 से 10 साल की वैसे सजा होती है, ठीक है। अगर आप ये मान के चलिए, हाँ आप मान के चलिए कि 5 साल और की सजा इसमें होना नॉर्मल बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा भी हो सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ओके। दूसरी चीज ये है कि जो ये जो पैसा है, ये बिना, मेरे हिसाब से बिना कोर्ट की मर्जी के आप इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर कोर्ट परमिट कर दे। यूटिलाइज करने के लिए क्या तरीका होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है या वो एक ऑर्डिनेंस निकाल सकती है, और ये आती है पीडीएस स्कीम्स में आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के अंदर आता है, जहां पे सरकार ये बोल सकती है कि पर्टिकुलर तत्वे, पर्टिकुलर इकोनॉमिक लेवल के लोगों को ये पैसा यूटिलाइज करने दे दिया जाएगा। पर जब तक ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बिना कोर्ट की परमिशन के आप ये नहीं कर सकते। और इसी वजह से मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट एक तरफ हो गई, अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कोर्ट में ये अर्जी लगाएगा और कोर्ट में ये दलील देगा, स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल कोर्ट में दलील देंगे, और उसके बाद जज साहब की मर्जी पे ये फिर मैटर आगे बढ़ेगा। ठीक है। सर इसमें आपने बताया जो पीएमएलए एक्ट है, जी मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से ये हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग, और किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में कितनी मैक्सिमम सजा होती है? क्या ये केस फिट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा सिंपल से समझिए, जैसे नाम बता रहा है, काले धन को सफेद करना।
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी सोर्स से इलीगल पैसा कमाया, अब आप उसको मार्केट में सीधा ला नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उस पैसे को रोटेट करोगे। कैसे रोटेट करोगे कि आप किसी फर्जीवाड़े स्कीम से उस पैसे को, जैसे बहुत बड़ा पैसा है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे। कुछ से आप प्रॉपर्टीज ले लोगे जहां पे काला धन बड़े आराम से चलता है, कुछ को कसिनोज में यूज कर लोगे, कुछ को आप कोई और स्कीमों में डाल दोगे, कुछ में आप अपने नौकर चाकरों के नाम से छोटे छोटे अकाउंट्स खोल लोगे, वगैरह वगैरह। फिर आपने वो जो अलग अलग सोर्सेस से पैसा है उसको एक बड़ी कंपनी में या एक दो कंपनी में रूट करके वापस ले आए। तो आपने जैसे बोला 100 करोड़ है, आपने 100 करोड़ को करोड़ करोड़ 50 लाख 20 लाख अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने उस बेसिकली उसको अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगहों में आपने उसको रोटेट कर दिया और उसके बाद उस फंड को वापस ले आए। फिर अब वो पैसा सफेद हो गया, उस पैसे को आप वापस इकोनॉमी में वापस ले आए और आपने यूज करने लग गए हो आप। तो ये हो गया पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो है इस चीज को रोकना। बेनामी स्कीम हो गई, जो अकाउंट्स हो गए, इन सारी चीजों को यूज करना, इसको पीएमएलए स्कीम कहते हैं। तो ये जो तरीका हुआ, इसकी अपनी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, इसके अपना ट्रायल चलता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नारकोटिक्स का, एक होता है नॉन नारकोटिक्स का। सजा उस हिसाब से होती है। दैट्स इट। तो सर ये कहा जाए कि इसमें पीएमएलए एक्ट भी लगेगा, आईटी एक्ट भी लगेगा, और एक तरह से कहा जाए कि काफी सॉलिड केस ये आने वाले दिनों में बनेगा। देखिए ऐसा है कि ये केस, इसमें सिर्फ दुख की बात दो होती है। एक ये होती है कि जो एक्चुअल अमाउंट होता है, जीएसटी एक्ट क्या करता है कि समझिए कि आपने किसी को पकड़ लिया, इस केस में तो नहीं पर जनरली अगर ऐसा हो गया कि कोई छोटा मोटा ट्रेडर है, 10-20 लाख का ट्रेड कर रहा था, 50 लाख का ट्रेड कर रहा था, उन्होंने उसको 100 200 300 करोड़ का जो पेरेंट केस है, उस बड़े केस में वो अमाउंट इसमें रखने लगे, तो छोटा आदमी पिस जाता है, बड़ा आदमी बच निकलता है। इस केस में तो नहीं है ऐसा, इसमें एक बड़ा आदमी पकड़ा गया, उसके यहां से पैसे निकले, वो अलग बात है। पर दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक, रिक्वेस्ट ये होती है कि डिपार्टमेंट ऐसा ना करे कि एक छोटे आदमी को पकड़ ले और सारा केस उस पर मत दे। और दूसरा ये होता है जो टोटल अमाउंट होता है उसको साइंटिफिक एनालिसिस के बाद बताए। जैसे कि आपने सही बोला, अगर 200 करोड़ का केस है और 100 करोड़ वो जस्टिफाई कर सकते हैं, तो 200 करोड़ का केस नहीं है ये 100 करोड़ का केस है। वैसे ये केस हम जो कर रहे हैं जिसमें 800 करोड़ जीएसटी वाले बोल रहे हैं, असल में वो केस जो कर मर मार के 2 करोड़ का है, परंतु वो 800 करोड़ वो टोटल अमाउंट ले रहे हैं, जिसमें व्हाइट ब्लैक 10 और लोग जो हैं, पेरेंट कंपनी के लिटिगेशन, वो सब एक साथ मर रहे हैं। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है क्योंकि इसमें जो मर्यादा है, जो रिस्पेक्ट है इस डिपार्टमेंट की, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आप कोर्ट में जाके आर्ग्यू करते हो, बताते हो देखो केस ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। तो ये दो चीजें ना हो तो अदरवाइज ये बहुत बढ़िया एक्ट है, केस बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। मैंने आपको जैसे कहा, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत ही लेकिन सर एक साइंटिफिक की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर हमने जीएसटी के केसेस में ये भी देखा है कि कई बार जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनके यहाँ रेड्स होती है, जीएसटी वालों को वो पैसा देते हैं, मान लीजिए टैक्स चोरी बना 10 करोड़, तो वो कुछ लाखों में डील कर लेते हैं और वो सारा केस ही रफा दफा हो जाता है। देखिए अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जैसे किसी का कोई टैक्स चोरी का केस है और वो अपनी गलती कबूल कर लेते हैं और वो फाइन देके केस खत्म कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल है, ये परमिसिबल है, और मैं ये मानूंगा ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो आपके मेरे टैक्सेस का पैसा ही वहां लग रहा है। सही बात है। तो अगर ये मैटर सेटल हो जाता है कोर्ट के बाहर, फाइन लेके, डैमेजेस लेके, तो ये हो भी जाना चाहिए। जहां पे इतने बड़े केस होते हैं वहां पे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो फाइन फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो कंपनियां होती हैं वो खुद भी लड़ना चाहती हैं। पर अगर ये आउट ऑफ कोर्ट किसी भी मीडिएशन प्रोसेस से, किसी भी ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन प्रोसेस से खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉयर्स को उस समय इन्वॉल्व कर ले और आउट ऑफ कोर्ट एक प्री ट्रायल हियरिंग कर लें और उसी समय नेगोशिएट करके खत्म कर ले, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, हो भी जाना चाहिए। आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद इट। इसमें सर आईपीसी के कुछ सेक्शंस लगते हैं या सिर्फ ये आईटी एक्ट में कवर होगा और पीएमएलए एक्ट में कवर होगा? देखिए डिपेंड करता है कि केस क्या बनाया गया है। अगर केस इस तरह से बनाया गया है कि कहीं पे इस मैटर में अगर ये हो गया कि कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, तो कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करे गए थे टैक्स बचाने के लिए, समझिए कि ट्रक्स इनके जा रहे थे और ट्रक्स की जो बिल्टियां होती हैं, बिल्टियां नकली बनाई गई थी, समझिए कि एक ही नंबर से वो ट्रक 10 बार चला दिए गए थे, ऐसे अगर कुछ कर रखा हो और वो नजर में आता है तो ऑफकोर्स आईपीसी के सेक्शन भी लगेंगे। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि केस क्या बना रहे हैं, अभी कहना थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा।
पर आईटी केसेस लगना बड़ा लाजमी है, और कुछ नहीं तो आप ये सोचिए 120 भी तो लगेगा ही लगेगा, जहां पे 4 या 5 लोग मिलकर एक साथ कंस्पायर करें तो कॉन्स्पिरेसी तो लगेगी। तो सर आपकी अगर बात मानी जाए तो एक हिसाब से देखा जाए तो पीएमएलए एक्ट में जो आपने इनिशियली बताया कि आईटी एक्ट में 3 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, 5 साल तक हो सकती है, और पीएमएलए एक्ट में सर अगर मैं सजा जानना चाहूँ तो कितनी हो सकती है? तो देखिए जीएसटी एक्ट की बात कर रहे थे, आईटी एक्ट में तो तभी है कि अगर सजा तभी होगी अगर जो फाइन लगा है वो नहीं दे। तो अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ये मान के चलिए कि एवरेज सजा इसमें 5 साल से 10 साल के अंदर की हो सकती है। वो जीएसटी में काउंट होगी? वो हाँ, वो जीएसटी की एक्ट की बात हो गई, पीएमएलए एक्ट की बात होगी, वगैरह वगैरह, मान के चलिए बिटवीन 5 to 10 ईयर्स के बीच की सजा की बात है मिनिमम से। आप 3 साल से 10 साल की मान के चलिए। धन्यवाद सर, आपने क्राइम तक को समय दिया और आपने डिटेल में बताया किस तरह से जो ये मामला है किन किन सेक्शंस में ये कवर होगा, क्या क्या इसमें मैक्सिमम सजा होगी। धन्यवाद कपिल सांकला जी। कपिल सांकला जी सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे साथ जुड़े थे। थैंक यू सो मच सर क्राइम तक के साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू। यू।